हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है एसिम्पटोट्स एंड कर्वेचर। तो एसिम्पटोट्स पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं किसी भी कर्व के लिए, होते क्या हैं बेसिकली एसिम्पटोट्स। अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ मैंने लिखी है आपके लिए डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? A straight line at a finite distance from origin is said to be an asymptote of a curve, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कैसी स्ट्रेट लाइन है उसकी हम बात कर लेते हैं। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P on that branch from the straight line tends to 0 as P tends to infinity along the branch of the curve। अगर इसका मतलब क्या है, वो लाइन कैसी है? वो लाइन ऐसी है कि अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो किसका, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ब्रांच। मान लो ये कोई ब्रांच है, इन्फिनिटी ब्रांच है ये आपके पास कोई कर्व की, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी तक जा रही है ये ब्रांच। ठीक है, तो क्या है, ये जो है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। एसिम्पटोट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो कि अगर आप इस पे कोई P पॉइंट ले लें, अगर P x y, मान लो ये जनरल पॉइंट कोई P है, इस P को आप जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो वो जो लाइन है, एक तरह से अगर मैं यहाँ पर इस लाइन की ऐसे बात करूं तो इस P का जो कि ओरिजिन से एक फिक्स पॉइंट पे है, एक डिस्टेंस पे है, फाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है, ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे हो गई, और P पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो इसका, वो टेंड्स टू 0 होगा। कब? जब ये जो P पॉइंट है इन्फिनिटी की तरफ, देखो जैसे जैसे ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, आपका जो डिस्टेंस है P पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होता जा रहा है ना, कम होता जा रहा है, यानी कि टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जैसे ही P टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, इक्वल टू 0 की बात नहीं कर रहे हैं, टेंड्स टू 0 हो जाएगा वो डिस्टेंस। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर इस तरह की लाइन की बात करूं तो इस P को अगर आप इस तरफ इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हो तो इसका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेस होता जा रहा है, और जैसे जैसे P इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे वैसे वो जो डिस्टेंस है P उस लाइन से टेंड्स टू 0 होता जाएगा। तो हम इस स्ट्रेट लाइन को कहेंगे कि ये हमारा एसिम्पटोट है इस कर्व का। ठीक है, तो भूल जाओ अब इस डेफिनेशन को, हमने निकालने कैसे हैं। ठीक है, ये तो बात हुई कि एसिम्पटोट बेसिकली होते क्या हैं। तो ये होते हैं हमारे पास एसिम्पटोट्स, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ऐसे ऐसे, लेकिन क्वेश्चन में हम ऐसे थोड़ा ना कि आप किसी कर्व को पहले ट्रेस कर रहे हो फिर आप उसका एसिम्पटोट देख रहे हो। हमारे पास एक पर्टिकुलर मेथड होता है एसिम्पटोट निकालने के लिए। ठीक है, उस मेथड की अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बेसिकली जो एसिम्पटोट्स होते हैं बच्चे, आपके पास दो तरह के एसिम्पटोट्स यहाँ पर आएंगे। एक तो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ठीक है, एक तो पैरेलल टू एक्सिस, और दूसरा जो एसिम्पटोट आएगा वो आएगा आपका ऑब्लिक एसिम्पटोट। तो हम बात कर लेते हैं एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्सिस, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई एसिम्पटोट है, जैसे कि हमने यहाँ इसमें कर्व में अपने इसमें पिक्चर में हमने बात करी थी, ये जो लाइन थी हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका एसिम्पटोट था इस कर्व का, और ये जो लाइन थी अपनी ऐसे वर्टिकल जो लाइन थी दैट इज एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब इनको हम अपने कर्व के अकॉर्डिंग निकालेंगे कैसे, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे सेकंड टाइप का एसिम्पटोट, ऑब्लिक एसिम्पटोट, राइट। तो पैरेलल एसिम्पटोट में आपने क्या करना है, अगर मुझे निकालना है एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मुझे कोई एसिम्पटोट निकालना है तो आपको क्या करना है, अपने कर्व के अंदर इक्वेट 0 के इक्वल आपने क्या रखना है, इक्वेट 0 the coefficient of the highest power of x, the highest power of x। ठीक है जी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो उसके अंदर आप ये देख लो x की हाईएस्ट पावर क्या है कर्व के अंदर, उसके कोएफिशिएंट को आप इक्वल टू 0 कर देंगे तो वहां से आपको मिलेगी एक एसिम्पटोट जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट। अब अगर वो, ये तो बात है, कोएफिशिएंट को आपने इक्वल टू 0 रखना है, लेकिन अगर वो कोएफिशिएंट आपका कांस्टेंट है तो इफ द कोएफिशिएंट इज, इफ
coefficient is constant, then there is no asymptote. There is no asymptote parallel to x एक्सिस। ये बात हो गई। बिल्कुल सेम वे से जब आप पैरेलल टू y एक्सिस निकालेंगे तो इक्वेट 0 द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। जब आप y एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट निकाल रही हैं तो उस कर्व के अंदर y की हाईएस्ट पावर आप चेक करेंगे, उसके कोएफिशिएंट को आप इक्वल टू 0 रख देंगे तो आपको मिलेगा एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। इफ द कोएफिशिएंट इज कांस्टेंट देन देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, या तो उसका जो कोएफिशिएंट है कोई वेरिएबल में आएगा तो उसको इक्वल टू 0 कर दो, आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट। ठीक है, लेकिन अगर वो कांस्टेंट है तो आपका नो एसिम्पटोट पैरेलल टू, जब आप x की हाईएस्ट पावर कर रहे हो अगर वो कांस्टेंट है तो पैरेलल टू x एक्सिस कोई एसिम्पटोट नहीं है। अगर आप y की हाईएस्ट पावर को इक्वेट कर रहे हैं 0 के और वो कांस्टेंट आ गया कोएफिशिएंट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नो एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। ये बात हो गई पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑब्लिक एसिम्पटोट आपने निकालने होते हैं, यानी कि एक बात समझ लो यहाँ पर कि जो एसिम्पटोट नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स होते हैं वो आपकी इक्वेशन की जितनी डिग्री है उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स जो है वो जितनी आपकी इक्वेशन की डिग्री है उससे ज़्यादा मोर नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, उसके इक्वल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 4 डिग्री की इक्वेशन है तो आपके जो एसिम्पटोट बनेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री 4 बन सकते हैं। इक्वेशन ऑफ जो एसिम्पटोट्स आएंगी वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 4 आ सकती हैं, 4 से ज़्यादा नहीं आ सकती। अगर कोई भी एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस नहीं है तो आपको ऑब्लिक एसिम्पटोट पे जाना है। ठीक है, तो ऑब्लिक एसिम्पटोट का मेथड क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। वर्किंग रूल लिखिए, वर्किंग रूल टू फाइंड ऑब्लिक एसिम्पटोट। निकालना कब है ये भी बात करेंगे क्वेश्चंस में। वर्किंग रूल टू फाइंड ऑब्लिक एसिम्पटोट। ठीक है, सबसे पहला काम आपका क्या है, ध्यान देंगे। सबसे पहला काम ऑब्लिक एसिम्पटोट आपने निकालने हैं और बेसिकली ऑब्लिक एसिम्पटोट्स आर ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आपने m और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वर्किंग प्रोसीजर है, वर्किंग स्टेप्स हैं हमारे पास। तो पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट रूल की कि आपने क्या फॉलो करना है, आपने निकालना है फाई n m। सबसे पहले आपने ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा, बाय पुटिंग x is equal to 1 and y is equal to m in the highest degree term of the curve। क्या लिखेंगे, in the highest degree term in the curve। ठीक है, कर्व में जो हाईएस्ट डिग्री है n डिग्री की अगर है हमारे पास कर्व की इक्वेशन n डिग्री की है, हाईएस्ट डिग्री अगर उसमें n है तो आप x को 1 रख देंगे और y को m रख देंगे उस डिग्री टर्म में। अभी क्वेश्चंस पे आएंगे तो बात होगी। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है बच्चे, सेकंड स्टेप में आपने इस फाई n m को जो आपने ये निकाला है इसको इक्वल टू 0 रखेंगे एंड सॉल्व फॉर m। सॉल्व फॉर m की वैल्यूज आ गई, m की वैल्यूज आ गई तो आपको क्या निकालना है, c की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, फाई n माइनस 1m कर देना, निकालना है। फाइंड, ये भी फाइंड लिखेंगे, फाइंड फाई n माइनस 1, फाई n माइनस 2m अप टू सोन जितने भी निकल रहे हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बाय पुटिंग, ये भी कैसे निकालना आपने, बाय पुटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म, by putting x is equal to 1 and y is equal to m in the lowest degree term, ठीक है, of the curve। then फोर्थ पार्ट ये है आपका, आपने अब c निकालना है। now find c by the equation minus phi n minus 1m divided by phi n dash m। ठीक है, c की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, लेकिन c की वैल्यू जरूरी नहीं है यहीं से आ जाए आपकी। कई बार क्या होता है कि ये आपका 0 आ जाता है, फाई n डैश m की वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो
क्या करेंगे, अब वहां पर भी आपके दो केसेस बनते हैं कि फिफ्थ पार्ट, अगर c यहां से आ गया तो y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट। बात समझ में आई है? तो आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। आपने c और m की वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है तो आपका एसिम्पटोट आ गया। लेकिन अगर ये जीरो आ गया आपके पास, सिक्स्थ पार्ट, इफ phi n dash m इक्वल टू जीरो एंड phi n माइनस वन m, ऊपर वाली टर्म आपकी जीरो नहीं है लेकिन ये जीरो आ गया, देन देयर इज नो एसिम्पटोट, देन देयर इज नो एसिम्पटोट corresponding m। जिस m के लिए ऐसा हुआ है कि phi n dash m आपका जीरो आ गया लेकिन phi n माइनस वन m जो है जीरो नहीं है, तो उस m के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी एसिम्पटोट नहीं आएगा। बात समझ में आई? अब क्या होता है कि ये भी जीरो आ गया आपके पास, सिक्स्थ सेवंथ स्टेप में देखेंगे अब, तो क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर m के लिए अगर सेवंथ स्टेप, इफ phi n dash m इक्वल टू जीरो एंड phi n माइनस वन m इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो आ गया, दोनों ही जीरो आ गए, तो c इज गिवन बाय c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू phi n डबल डैश m प्लस c अपॉन वन फैक्टोरियल phi n माइनस वन डैश प्लस phi n माइनस टू विदाउट डैश इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपकी सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सी की दो वैल्यूज आएंगी, तो उस m के लिए आपके कोरस्पॉन्डिंग दो एसिम्पटोट्स आ जाएंगे। दूसरी बात, ये फॉर्मूला अगर m की रिपीटेड वैल्यू है, इफ m हैज रिपीटेड वैल्यू, अगर m की दो वैल्यूज आ जाए, जैसे कि m की वैल्यू आ गई भाई m इज इक्वल टू आपने निकाला 1,1,2 आ गया है ना, तो ये रिपीटेड वैल्यू है तो भी आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपके दो एसिम्पटोट आने हैं, m इज इक्वल टू 1 के लिए दो एसिम्पटोट्स आने हैं ना, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, if m has repeated values then we use this formula to find the value of c की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, दो जगह पर ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपका phi n डैश m जीरो है और phi n माइनस, यानी कि ऊपर वाली टर्म भी जीरो आ गई, नीचे वाली टर्म भी जीरो आ गई किसी पर्टिकुलर m के लिए, तो आपने ये फॉर्मूला लगा के c निकालना है। अगर m की दो रिपीटेड वैल्यूज हैं तो भी आपने c की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज आपका यहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वो फॉर्मूला आप लगाएंगे c की वैल्यू निकालने के लिए। एक बार आपके पास m और c आ गए, एक बार m और c की वैल्यू आ गई, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका एसिम्पटोट है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्किंग रूल आपको समझ में आ गया? चलिए, ये क्वेश्चन उठाया हमने, इसके एसिम्पटोट निकालने, फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स फॉर द कर्व दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका कि इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, सबसे पहले काम, और आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस आपको देखने हैं, क्या कोई आ रहा है हमारा? ठीक है, तो सबसे पहले एसिम्पटोट्स लिखेंगे आप यहाँ पर, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्सिस, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्सिस। एक्सिस में अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, सबसे पहले एक्स की हाईएस्ट डिग्री पहचानिए, यहाँ पर क्या है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री है क्यूब, क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस द हाईएस्ट द कॉफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स is constant, therefore there is no asymptote parallel to x axis। ऐसे ही अगर मैं y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस का जो y की हाईएस्ट डिग्री है आपके पास, y क्यूब है, उसका कॉफिशिएंट आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सो देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ पर लाइन आ जाएगी, सिंस द कॉफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ y इज कांस्टेंट, देयरफॉर देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। एसिम्पटोट कितने आने हैं, 3 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, 3 से ज्यादा एसिम्पटोट नहीं आ सकते हैं। पैरेलल टू एक्सिस कोई भी एसिम्पटोट नहीं आया है, यानी कि 3 एसिम्पटोट आपके कहाँ से आएंगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए आपने वर्किंग रूल किया है, तो उसमें स्टेप वाइज हम बात करेंगे।
ऑब्लिक एसिम्टोट, ऑब्लिक एसिम्टोट। ऑब्लिक एसिम्टोट में क्या करना है आपने, फाई एन, एन क्या था यहाँ पर, हाईएस्ट डिग्री टर्म। अब हाईएस्ट डिग्री कितनी है भाई, यहाँ पर 3 डिग्री है, तो फाई 3m निकलेगा, यानी कि 3 डिग्री की टर्म में 3 यहाँ पर हो गई, 2 और 1 3 मिलके यहाँ पर हो गई, और 3 ये आपकी 3rd डिग्री टर्म है। इसके अंदर आपने x को क्या रखना है 1 और y को क्या रखना है m। तो x को 1 रखा तो 1 + 3m - 4m क्यूब, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस फाई 3m को इक्वल टू 0 रख देना है, यानी कि 1 + 3m - 4m क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 जब आप रख रहे हैं तो m की वैल्यू निकालनी है आपने। m को अगर मैंने यहाँ पर बच्चे 1 रखा, हिट एंड ट्रायल मेथड से m को अगर 1 रख रहे हैं तो 1 + 3 - 4 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर गया। सिंथेटिक डिवीजन से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। m क्यूब का कॉफिशिएंट है -4, m स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 0, m का कॉफिशिएंट है 3, कांस्टेंट टर्म है आपकी m क्यूब का कॉफिशिएंट, m स्क्वायर का कॉफिशिएंट, m का कॉफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। किससे डिवाइड करना है आपने, 1 से, तो 1 को यहाँ लिखेंगे। ये जो -4 है ये एज इट इज लिखते हैं, जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज। इसको इससे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म में लिख लेते हैं -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं -4, तो ये आया -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट में लिख लेते हैं, जरूरी है ये 0 आए अगर ये इसका फैक्टर था तो, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल गई यहाँ से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, -4m² - 4m - 1 इक्वल टू 0, यानी कि सारे नेगेटिव है तो मैंने क्या किया, इसको प्लस बना दिया। मीन्स ये तो 2m + 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। m की वैल्यू आ गई भाई -½ एंड -½ m की आपके पास 3 वैल्यूज हैं, 1 -½ एंड -½ ठीक है। ये 3 वैल्यूज के लिए हम बात करेंगे, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। c के लिए चलते हैं, तो c के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो अलग से वैल्यू है, डिफरेंट जो वैल्यू है उसकी बात कर लेते हैं। फॉर m = 1, फॉर m = 1, m = 1 की अगर हम बात करें तो हमने क्या निकालना है, c = क्या आएगा, c = फाई n - 1, यानी कि फाई 3 था हमारा, तो फाई 2m चाहिए मुझे, और डिवाइडेड बाय फाई 3m का डेरिवेटिव चाहिए विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर मैंने तीनों वैल्यू फाई 3m लिख लो भाई, पहले ये था आपका 1 + 3m - 4m क्यूब लिखा था ना ये हमने, यहाँ पर फाई 2m लिख लो। फाई 2m तो क्या है आपका 0 है, फाई 2m सेकेंड डिग्री टर्म में x को 1 रखना है, y को m रखना है, तो वो क्योंकि हमारा 0 है, कोई टर्म है ही नहीं सेकेंड डिग्री। फाई 1m भी निकाल के रख लेते हैं, x को 1 डिग्री टर्म आपकी ये है, x को 1 रखना है, y को आपने m रखना है, कांस्टेंट टर्म जरूरत नहीं है। तो c की वैल्यू, c अगर मैं देखूं यहाँ पर तो फाई 2m तो आपका 0 है, माइनस साइन है, फाई 3-m, 3 का डैश करेंगे, फाई 3 का डैश करेंगे डेरिवेटिव, तो ये बन गया 3 - 4 तो ये 12m²। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 का 0, 3m का 3, -4m³ का पावर आगे आ गई 12 हो गया, और m² हो गया। इसमें मुझे m को, ये 0 डिवाइडेड बाय 1 रखेंगे तो ये 0 तो नहीं आएगा ना, 3 - 12 आपका कितना आएगा -9, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0। तो c की वैल्यू आपकी क्या आ गई, यहाँ पर 0 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई 0। तो y = mx + c, ये मेरा एसिम्टोट आया, y = mx यानी कि m की वैल्यू क्या रख दी 1, c की वैल्यू क्या है 0, तो एक एसिम्टोट तो भाई ये आ गया, यानी कि एक एसिम्टोट में यहाँ लिखूं तो y - x = 0, एक एसिम्टोट मेरा ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं जो वैल्यूज हमारे रिपीटेड आई हुई हैं, अगर ये वैल्यूज मान लो यहाँ पर 1/3 आता, ठीक है सपोज, तो आप इसी मेथड से c की वैल्यू निकाल दोगे। फॉर m = -1/3, अगेन आप इसी मेथड से m की वैल्यू -½ के लिए निकाल देंगे c। तो अब हम बात कर लेते हैं रिपीटेड। बात तो ये है ना कि रिपीटेड आई है हमारी वैल्यूज, जो हमारी वैल्यूज रिपीटेड आई हैं तो हमें पता है c = c² / 2 फाई 3" प्लस c/1 लिखने की जरूरत नहीं है, c फाई 2' प्लस फाई 1m = 0, ठीक है ना। 3 हमारी हाईएस्ट डिग्री थी, 3 का डबल डेरिवेटिव, 2 का एक डेरिवेटिव, 1 का एक भी डेरिवेटिव नहीं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास पड़ी हैं।
सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, 5 3 डबल डैश, 5 3 का डबल डैश करेंगे तो ये कितना आएगा भाई 12 दूनी 24 माइनस का और m माइनस 24 m यहाँ लिख लेते हैं माइनस 24 m प्लस सी 5 2 डैश, जब 2 की वैल्यू 0 है तो इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, ब्रैकेट में लिख दिया 5 1 m है आपका m माइनस 1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ आपने m को क्या रखना है माइनस हाफ, m की वैल्यू माइनस हाफ रखेंगे तो ये 2 से ये 12 बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा तो सी स्क्वायर 12 से ये 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 6, ठीक है, प्लस का आ जाएगा, प्लस m की वैल्यू आपने हाफ माइनस हाफ रखी है, माइनस हाफ और माइनस 1 हो गया आपका माइनस 3/2 इक्वल टू 0, तो इसको मैं इक्वल टू ले जाऊँ तो 3/2, सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/2 डिवाइडेड बाय 6 है हमारा, 3 दूनी 6 है 1/4, सी की वैल्यू आ गई बच्चे प्लस माइनस 1/2। तो जब m की वैल्यू माइनस हाफ है और c की वैल्यू हाफ है, एक केस तो ये बना, जब m की वैल्यू माइनस हाफ है क्योंकि m 2 बार माइनस हाफ है तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस हाफ, एक बार c की वैल्यू हाफ आई है और एक बार c की वैल्यू माइनस हाफ आई है, तो रख दो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू है माइनस हाफ एक्स प्लस सी कितना है हाफ, ऐसे ही यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम कितना है माइनस हाफ एक्स, सी कितना है माइनस हाफ, तो ये 2 एलसीएम आके 2y, एक्स को भी इधर ले आओ, प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक तो ये आया, या फिर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक वैल्यू क्या आएगी 2y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक आपका एसिम्प्टोट ये आया, दूसरा आपका एसिम्प्टोट ये आया, तीसरा आपका एसिम्प्टोट ये आ चुका है, तो 3 एसिम्प्टोट ऑब्लिक एसिम्प्टोट आए हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके डिफरेंट वैल्यूज हैं तो ऐसे निकालेंगे, सेम वैल्यूज है तो आपने सी को ऐसे निकालना है, सी की वैल्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। वर्किंग प्रोसीजर, वर्किंग स्टेप्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, कैसे हमने एसिम्प्टोट निकालना है, ठीक है।